हेलो फ्रेंड्स। तो करते हैं तीसरा मॉक टेस्ट सॉल्व। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैक्सिमम हर दिन कम से कम 2 मॉक टेस्ट की वीडियोस लाऊं ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए जो भी लोग टीए के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके पेपर में, एंड जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले जीके वाली सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1, करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो अभी करंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है इंडिया में? तो इसका आंसर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, करंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन। जो हल्दी घाटी की बैटल हुई थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई? ठीक है, वो हुई थी महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी के बीच में। ठीक है, मुगल फोर्सेस के बीच में। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ सार्क, ठीक है, जो सार्क है, ठीक है, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की कैपिटल। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। तो बी इसका राइट आंसर है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? टाइगर। ठीक है, क्या है? टाइगर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू एजुकेशन इज अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A के अंडर आता है, एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 21A में आता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अशोक चक्र हैज़ हाउ मेनी स्पोक्स? कितने स्पोक्स होते हैं अशोक चक्र में? तो इसमें 24 होते हैं। ठीक है, 24 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। कल्पना चावला। ठीक है, पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई थी वो कल्पना चावला थी। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये गांधी जी ने लॉन्च करी थी, स्टार्ट करी थी 1920 में, जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसके बाद। ठीक है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया सबको पता होगा, पीकॉक है। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, ठीक है, मतलब वर्ल्ड की जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो कौन सी है? ये है सियाचिन ग्लेशियर, और ये 20,000 फीट है। ठीक है, इसकी जो हाइट है कितनी है? 20,000 फीट। ठीक है, G20 समिट जो 2023 का कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? याद रखना ये इंडिया ने किया था, और कहाँ पे? न्यू दिल्ली। धनुष इज इंडियाज। धनुष क्या चीज़ है? इंडिया का धनुष क्या है? तो जो धनुष है ये इंडिया की एक गन है। ठीक है, क्या है? गन है। ठीक है, मिसाइल है, टैंक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या है ये? धनुष एक गन है। ठीक है, इंडिजीनियस 155 गन है। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्या क्वेश्चन है? करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इस टाइम पे करंट वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं दिए हुए यहाँ पे, क्योंकि ये 2025 के जो सितंबर मंथ में ना इलेक्शन हुई थी वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो अभी जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं CP राधाकृष्णन।
सीपी राधा ठीक है, क्या नाम है उनका? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, पहले कौन थे? ये जगदीप धनखड़ थे, बट अभी सितंबर 2025 में इलेक्शन हुई थी तो उसमें कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? सीपी राधाकृष्णन। अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी इस टाइम पे कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। अब जो पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, मतलब सितंबर 2025 से पहले। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ये थे, बट इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये वाला। क्योंकि अब ये भी 25 में रहे, जो जगदीप धनखड़ ये भी 25 में रहे, और सीपी राधाकृष्णन ये भी मतलब 25 में ही इलेक्ट हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है। बट ये बोल सकते हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, इस टाइम पे बोलेंगे तो उस केस में सीपी राधाकृष्णन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, INS अरिहंत इज इंडियाज फर्स्ट। जो INS अरिहंत है वो इंडिया का पहला क्या था? क्या आंसर है इसका? ये न्यूक्लियर सबमरीन था। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन। INS अरिहंत क्या है? इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरो ऑफ उड़ीसा कौन सी रिवर को बोलते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बोलते हैं महानदी को। ठीक है, महानदी को बोला जाता है सौरो। इसको सौरो ऑफ उड़ीसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वजह से ना हर साल फ्लड आते हैं, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ उड़ीसा। ठीक है, जैसे आपको पता है कोसी को बोलते हैं हम सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, ऐसे ही सौरो, सौरो का मतलब क्या होता है? दुख। जिसकी वजह से फ्लड आते हैं वो उस मतलब उस स्टेट की क्या होगी? सौरो, मतलब वैसी रिवर बन जाती है जो फ्लडिंग होगी, फ्लड लाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है उसको कौन होस्ट करेगा? ठीक है, तो याद रखना इसमें 3 कंट्रीज होस्ट करने वाली है इसको। कौन कौन? USA, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों कंट्री मिलके होस्ट करेंगी आपका जो अगला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का। क्वेश्चन नंबर 19, DRDO को हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, जो DRDO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड? इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, इसकी लैब्स वगैरह जो है वो बेंगलुरु में है, बट हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 73rd अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, तो याद रखना जो 73rd अमेंडमेंट है वो है रिलेटेड पंचायती राज से। ठीक है, किससे? पंचायती राज से। अब चलते हैं साइंस वाली सेक्शन पे, जनरल साइंस के जो 15 क्वेश्चन है उनको देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इसकी अगर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है? याद रखना, रिकेट्स। ठीक है, मतलब बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो याद रखना इसका ओम है। ठीक है, प्लांट मेनली अब्जॉर्ब वाटर थ्रू। जो प्लांट्स हैं वो पानी किसके थ्रू लेते हैं? ठीक है, तो वो याद रखना रूट्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पानी जो प्लांट्स लेते हैं वो नीचे से लेते हैं। ठीक है ना, ग्राउंड वगैरह से। ठीक है, सॉइल से। तो वो कहाँ से, किसके थ्रू लेते हैं? रूट्स के थ्रू। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CA भी होती है, मीथेन भी होती है, वाटर वेपर भी होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? C, ऑक्सीजन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस। ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब लस्ट्रस होता है? तो याद रखना आयोडीन है वो। ठीक है, क्या है वो? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ये लस्ट्रस होता है। pH ऑफ एसिड इज, एसिड का जो pH होता है वो क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम होता है। तो याद रखना 7 से कम होता है। एसिड का pH क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये लीवर होता है और इसका वेट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg रहता है, मतलब 1.5 किलो के आसपास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन,
जो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, मैक्सिमम ज़्यादा होती है, तो याद रखना वैक्यूम में होती है। केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, जो टेबल साल्ट कौन सा होता है, जो नमक हम खाते हैं, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, ये इसका राइट आंसर है। और याद रखना Na होता है सोडियम, Cl, NaCl, ठीक है, इसको बोलते हैं NaCl। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, तो याद रखना इसका आंसर क्या है, AB पॉजिटिव, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इज अबाउट, ठीक है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या बताता है, ठीक है, किसके बारे में बोलता है उसकी, ठीक है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वो थर्ड लॉ जो है वो बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये तो ये एक्शन रिएक्शन की बात करता है, तो इसका C आंसर होगा। मेन फंक्शन ऑफ लीव्स, जो पत्ते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, तो याद रखना फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है, ठीक है, पत्तों में होती है, तो इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो पत्ते होते हैं वहाँ पे एक पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो सनलाइट को ट्रैप करता है और उससे क्या करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी किसकी वजह से होता है, इज काज्ड बाय, तो याद रखना टीबी होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का SI यूनिट क्या है, तो याद रखना पावर का SI यूनिट क्या है, वॉट है। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर, कन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू ट्रीट, ठीक है, मतलब ठीक करने के लिए लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आपको दूर का क्लियर दिख जाता है बट पास का अच्छे से नहीं दिखता है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका और क्या नाम होता है, फार साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, और हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम कन्वेक्स लेंस। हमारा साइंस वाला जो सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे। 36 क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 24 एंड 12, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 24 का और 36 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालना। तो आप क्या कैसे निकालते हैं, दोनों का फैक्टर निकालो, 24 के और 36 के, 2 से करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करो फिर 6 आएगा, फिर 2 से करो 3 आएगा, फिर 3 से करो 1 आएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर आ गए आपके इसके। अब हम 36 के निकालेंगे, 36 के फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3, फिर 3, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है। देखो मैं देखूंगा यहाँ पे 2 2 2, ठीक है, एंड एक बार 3 आ रहा है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 12 बनेगा, ठीक है। 40% ऑफ 250, ठीक है, 250 का 40% क्या होगा, 250 का 40% क्या होगा, ठीक है, पता है कैसे निकालते हैं, 40% ऑफ 200, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। 40% ऑफ 200 कैसे निकालते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है, 250 ये, तो ये ज़ीरो कटेगा, ये कट गया, ठीक है, ये वाला ज़ीरो, ये वाला, 25 × 4 = 100, क्या आएगा इसका आंसर, 100 आएगा, 100 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। अब आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में हम यूज़ करते हैं बॉड मास का रूल। सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे, तो 20 डिवाइड बाई 4 इज़ 5, 5 × 3 + 2, तो ये कितना बनेगा, 5 3 = 15 + 2 इज़ 17, 17 इसका राइट आंसर बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, ये आपकी अगर ट्राइंगल है तो इसका ये जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसने बोला बेस कितना है 10, ठीक है, और हाइट कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये हाइट होती है, और ये है कितनी
5 है। तो याद रखना फॉर्मूला होता है एरिया का, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज़ 1/2 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, इसको 2 से काट सकते हैं तो इधर 5 आएगा, 5 5 जा 25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, जिसका बेस 10 और हाइट 5 सेंटीमीटर, उसका कितना आता है एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखना एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाए, मतलब सेंटीमीटर हो मीटर हो तो हमेशा स्क्वायर आता है उसके आगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ 5x इज इक्वल टू 35। ठीक है, 5x कितना है 35 है, बताओ x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 35/5 मतलब 7 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 7। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, p कितना है आपके पास 800, r कितना है 5%, t कितना है 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो फार्मूला पता होना चाहिए, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये किसका फार्मूला है, एस आई का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ये। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या आएगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में आएगा कितना 100। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 45 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 इज 120। तो इसका आंसर क्या बनेगा 120, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, सिंप्लीफाई 4 रेशो दी हुई है 4:6, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब इसको और देखो कौन से फैक्टर से कोई ऐसा कोई कॉमन फैक्टर देखो जिससे ये दोनों कट जाते होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन से नंबर से ये दोनों कट सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या नंबर है, रेशो क्या है 4:6। ठीक है, अब मुझे पता है 4 2 से जाएगा और 6 3 से जाएगा, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा सिंप्लीफाइड 2:3। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 देखते हैं क्या है 43। क्या है, एवरेज ऑफ 3 नंबर दिए हैं, इनकी एवरेज आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा 15 + 25 + 35। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर कितने 3 है, तो कितना आएगा 15 और 25 40, 40 और 35 कितने होते हैं, 40 और 35 कितने हुए 75। 75 आएगा डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 25, इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा बी 25। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये भी अगेन यहाँ पे क्या दिया हो 3^2 इंटू 4, 3^2 मतलब 3^2 इंटू 4 दिया हुआ यहाँ पे 3^2, 3^2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना बनेगा 3 3 जा 9 9 4 जा 36, इसका राइट आंसर बनेगा। लॉस, आपको लॉस फाइंड करना है। अगर सीपी है, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस है, सीपी आपको दिया है 300 और एसपी दिया है आपको 270। मतलब एसपी क्या होता है, जिस प्राइस पे आप किसी सामान को बेचते हो, और सीपी क्या होता है जिस पे आप खरीदते हो। मतलब आपने खरीदा 300 का, बेचा 270 का, तो आपको नुकसान हो रहा है ना, तो सीपी माइनस एसपी कर दो, सीपी माइनस एसपी, तो आपका लॉस निकल जाएगा। 300 माइनस 270 इज क्या आएगा 30। तो आपको मतलब यहाँ पे 30 रुपीज़ का लॉस मिलेगा।
डिविजिबल बाय 9, मतलब ये डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन है। नंबर जो होगा वो 9 से कब डिवाइड होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा होगा आपने कि कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब सम ऑफ डिजिट, ठीक है, जो उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका जो सम होगा वो 9 से क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर जो नंबर है उसके जो डिजिट है उनका जो सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, देन नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 2/5 एज परसेंटेज, 2/5 फ्रैक्शन में दिया है, 2/5 को फ्रैक्शन में दिया है, आपको निकालना है परसेंटेज कि इसकी परसेंटेज में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, क्या आएगा बताओ, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आता है, 2 × 20 इज़ 40%। मतलब 2/5 को अगर हमें परसेंटेज में लिखना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 40% आता है, ठीक है। परसेंटेज में हम 40%, मतलब 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं एज ए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन 2/5 को हम 40% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसका पेरीमीटर, और याद रखना पेरीमीटर क्या होता है, बाहर वाली बाउंड्री, ठीक है, बाहर वाली जो बाउंड्री होती है ना उसको बोलते हैं पेरीमीटर। इसने बोला इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब सारी साइड इक्वल होंगी, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। तो तीनों की जो बाउंड्री का सम, मतलब बाहर वाली जो ये बाउंड्री है इसका सम आपको निकालना है। तो ये कितना बनेगा, पेरीमीटर कितना आएगा, सम ऑफ साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये बनेगा 6 + 6 + 6, तो आंसर कितना आएगा 18। तो राइट आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, आपको बताना है 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, याद रखना 1000, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ़ A/B इज़ 5/7, B/C इज़ 3/4, देन आपको फाइंड करना है A/C, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आपको जो रेशो दी होती है, जैसे देखो AB रेशो दी है 5/7 और BC दी है 3/4। अब जो B है वो इस वाली रेशो में भी आ रहा है, इस वाली में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो आपको B को यहाँ पे क्या बनाना है, कॉमन बनाना है, ठीक है, सेम रेशो बनाना है दोनों का, ठीक है। वो कैसे बनेगा, B को सेम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं कैसे, A/B, ठीक है, और इसके सामने लिख दो B/C, ठीक है। सेम जो आपको रेशो दी हुई है उसको भी लिखो कैसे, 5/7 और दूसरी क्या है 3/4, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करते हैं, याद रखना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, इसको जो ये नीचे वाला है इससे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले दोनों को, ठीक है, और जो ऊपर वाला है इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वाले को 7 को इसके साथ करना है और 3 को इसके साथ करना है और इसके साथ, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, 5 × 3/7 × 3, मैंने क्या कर दिया, जो ये नीचे वाला 3 था इसके साथ मैंने इस 5 को भी कर दिया और 7 को भी कर दिया। अब नीचे वाले को किसके साथ करना है, इस 7 के साथ करना है। तो इधर क्या आएगा, 7 × 3/7 × 4, ठीक है। देखते हैं क्या बनेगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा 15:21, नीचे भी 21 और इधर कितना आएगा 28, ठीक है। अब देखो B जो है यहाँ पे कॉमन रेशो आ गई ना, B दोनों का सेम बन गया। तो अब हम इसको लिखते हैं कैसे, 15, 21 और 28, क्योंकि B सेम आ गया ना, तो अब हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग। अब हमने B को एक ही कॉमन बना दी, कॉमन रेशो बना दी, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, हमें उसने बोला है हमें फाइंड करना है A/C। तो आप क्या करोगे, A/C निकालो। ये किसकी रेशो आई है, A/B/C की रेशो आई है, ABC की रेशो ये आएगी। अगर आपको बोलता कि ABC की रेशो निकालो तो आपकी ये आ जाती है, ठीक है। बट उसने बोला है A और C की निकालो। तो A कितना है आपका बताओ,
15 है और सी कितना है 28 है। ठीक है, अब इन दोनों में ये जो 15 और 28 हैं ये कटते नहीं किसी कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यही होगा। A/C क्या होगी 15:28। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी। तो इसके साथ आज का जो हमारा ये मॉक टेस्ट था ये ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी अगर आपको PDF चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।